नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष के कुछ सिद्ध और प्रमाणिक सूत्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये इस प्रकार के सूत्र हैं, सच मानिए कि इन सूत्रों को जानने के पश्चात आपके लिए यानी कुंडली विश्लेषण काफ़ी आसान हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस प्रकार का ग्रह किस प्रकार का फल आपको दे रहा है, जिससे कि आप उसका लाभ ले सकते हैं, या फिर वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप कुंडली का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें और अपने विचार, आप अपने स्वतंत्र विचार जो भी हैं कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा पहला सूत्र यह है कि कुंडली में लग्न जहाँ कहीं भी बैठते हैं उसके स्वभाव में वो वृद्धि करने का कार्य करते हैं, उस भाव से संबंधित कार्यों में वृद्धि करने का वो प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है तो मंगल लग्नेश हुआ, आप जानते हैं। अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो शुक्र लग्नेश हुआ। मिथुन लग्न की कुंडली है तो बुध लग्नेश हुआ। यानी अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग लग्नेश हो सकते हैं। और वो कहने का तात्पर्य है कि वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करने का वो प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है तो और मंगल जो है वो चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वो सुख से संबंधित चौथे भाव से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनमें वृद्धि करने का वो प्रयास करेगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि मंगल अगर मान लीजिए पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें वृद्धि करने का वो प्रयास करेगा। आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर विचार करते हैं। आज का हमारा ज्योतिष का दूसरा सूत्र यह है कि यदि कोई ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए कि मंगल, ठीक है, मंगल मान लीजिए हमने यहाँ पर दसम भाव में बैठा दिया। मान लीजिए कोई ग्रह अगर किसी भाव में बैठा हुआ है तो उस ग्रह से ज़्यादा ताकतवर वो ग्रह होगा जो उस भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, कोई भी ग्रह हो सकता है, ध्यान रखें। मान लीजिए कि मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है तो गुरु ग्रह जो है उस पर दृष्टि डाल रहा है। अब कोई भी ऐसा ग्रह जो कि उस भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो उस भाव में बैठे ग्रह से वो ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, ये ज्योतिष का आज का हमारा दूसरा सूत्र है। अब आज के ज्योतिष के तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा तीसरा सूत्र यह है कि कुंडली में षष्ठम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी जहाँ कहीं भी जाकर बैठेंगे, कुंडली के षष्ठम और अष्टम भाव के स्वामी कुंडली में जहाँ कहीं भी जाकर बैठेंगे उस भाव से संबंधित परेशानियों को वो बढ़ा देते हैं। अब अलग अलग लग्नों के अनुसार अलग अलग षष्ठमेश और अष्टमेश हो सकते हैं, लेकिन ये अपने जगहों को छोड़कर यानी अपने इस मूल स्थान को छोड़कर कहीं भी बैठेंगे कुंडली में तो वो उस भाव से संबंधित परेशानियों को ये बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। आज का हमारा चौथा सूत्र ये है कि कुंडली में दसम भाव का स्वामी कहीं भी बैठ जाए तो उसे वह कमजोर करने का कार्य करता है। दसम भाव का स्वामी दसम के स्थान को छोड़कर कहीं बैठ जाए, ये हम बात करें, कृपया ध्यान रखें। दसम भाव का स्वामी दसम भाव के अलावा कहीं और बैठ जाए तो वह उस भाव को कमजोर करने का ही कार्य करता है। ये ज्योतिष का आज का हमारा चौथा सूत्र है। ठीक है, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है। ठीक, अब मेष लग्न की कुंडली है तो 10वें भाव में 10 नंबर की राशि हुई और इसका स्वामी है शनि। अब यानी शनि जहाँ पर भी बैठेगा अपने मूल स्थान को छोड़कर यानी अपनी राशियों को छोड़कर तो वहाँ वह उस स्थान को कमजोर बनाने का ही प्रयास करेगा। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। आज का हमारा पांचवा सूत्र यह है कि कुंडली के भाग्य भाव में भाग्येश बैठा हो, कुंडली जो भी कुंडली हो उसका भाग्येश अपने भाग्य भाव में ही अगर बैठा है और उस पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति महा सौभाग्यशाली भाग्यशाली होता है, अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करता है। कह सकते हैं कि धन के मामले में वह काफ़ी सौभाग्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है, उसे धन की कमी कभी भी नहीं रहती। मान लीजिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। अब वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो 11वें भाव में आप सभी जानते हैं कि 12वें नंबर की राशि होगी, गुरु की ही राशि होगी। ठीक है, अब ये तो आदित्य कुंडली होगी कि गुरु ही बैठा हो तो गुरु दृष्टि कहीं से डालेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मेष लग्न की ही कुंडली है। ठीक, मेष लग्न की कुंडली है तो 11वें भाव में जो है आपका 11वें नंबर की राशि यानी कह सकते हैं कि शनि की राशि आएगी। शनि यहीं पर बैठा हो और यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी तो व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करने वाला होगा
उस यानी कहने का तात्पर्य उसके पास धन की कमी से वह कभी भी नहीं जूझेगा, बल्कि उसे प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होता चला जाएगा। आज का हमारा ज्योतिष का छठा सूत्र यह है कि अष्टम भाव में सभी ग्रह निर्बल हो जाते हैं। ठीक है, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठता है यहाँ पर आकर तो वो निर्बल हो जाता है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य यदि अष्टम भाव में उपस्थित हैं तो वह उन्हें इस बात का दोष नहीं लगेगा। अष्टम भाव के में कोई भी ग्रह अगर आकर बैठता है, लेकिन अष्टमेश की बात हम नहीं कर रहे हैं, कृपया यह ध्यान रखें। ठीक है, अष्टमेश जो है कुंडली में आपका, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बाकी ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। तो सभी ग्रह जो है अष्टम भाव में आकर निर्बल हो जाते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगता। ये आपका आज का हमारा छठा सूत्र था। अगले सूत्र पर अब हम विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि शुक्र 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को ये सौभाग्यशाली बनाने का कार्य करता है। यानी कुंडली में शुक्र अगर 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली ऐश्वर्यशाली बनाता है। क्योंकि 12th हाउस जो है वो व्यय भाव है। ठीक है, यहाँ पर अगर जब भी शुक्र आकर बैठेगा तो व्यय तो करवाएगा ये, लेकिन कैसी व्यय करवाएगा? व्यय सुखों से संबंधित व्ययों को करवाएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि ये जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। खर्चे होंगे हालांकि, लेकिन आपके सुखों से संबंधित खर्च ये करवाता है। व्यक्ति को समाज में कह सकते हैं कि समाज में उसकी चमक धमक वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है। ज्योतिष का आज का हमारा 8वां सूत्र यह है कि सूर्य यदि एकादश भाव में आकर बैठ जाए, यानी सूर्य 11वें भाव में आकर बैठ जाए, यानी लाभ भाव में आकर अगर सूर्य बैठ जाए उच्च का होकर, किस प्रकार का सूर्य? ध्यान रखें, लाभ भाव में उच्च का सूर्य अगर आकर बैठ जाता है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक धनवान बनाता है, भाग्यशाली बनाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा, ये सभी आप प्रैक्टिकली चेक करें क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, मैं एक बात यहाँ पर विचार करना चाहूँगा और सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली में देखें कि सूर्य अगर उच्च का होकर बैठा है तो क्या ये आपको धनवान बना रहा है या नहीं बना रहा है। ध्यान रखें कि कुंडली एक नेत्र होती, केवल हमें ये बताने का कार्य करती है कि भविष्य में क्या संभव है या वर्तमान में क्या संभव है या क्या परिस्थितियाँ ये बताने का कार्य करती हैं, लेकिन कार्य अपनी जगह होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य ना करें और सभी कुछ भाग्य पर छोड़ दें। ध्यान रखें, भाग्य का फल भी हमें तभी मिलेगा कि जब हम अपने कार्यों को प्रॉपर ढंग से करेंगे, रेगुलर तरीके से करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मजबूत हैं, अपने कार्यों को प्रॉपर ढंग से करते हैं, तो निसंदेह ये सूर्य आपको धनवान बनाने का कार्य बिल्कुल करेगा। आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा 9वां सूत्र यह है कि यदि किसी ग्रह की महादशा आपको शुरू हो रही है तो पहले वह पहली वाली राशि का फल देगा और उसके बाद फिर उससे अगली वाली राशि का फल देता है। ठीक है, आइए इसे उदाहरण के द्वारा सरल तरीके से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक कुंडली ले रहा हूँ मिथुन लग्न की। ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली जब लेते हैं हम तो आप देखिए कि केंद्र में आपका लग्नेश जो है मिथुन बुध ग्रह हुआ। ठीक है, दूसरी राशि इसकी सुख भाव में हुई। उसी तरीके से अगर गुरु की बात करें तो गुरु की जो पहली राशि है आपकी 7th हाउस में और अगली राशि 10th हाउस में। तो मान लीजिए कि बुध ग्रह की महादशा शुरू हो रही है, तो बुध ग्रह की जब महादशा शुरू होगी तो उसमें 50% यानी पहले का जो 50% समय रहेगा वो आपका ये पहले वाले भाव का फल देगा, इसके बाद पहली राशि का फल देगा और इसके बाद दूसरी राशि का फल देगा। अगर गुरु की महादशा शुरू हो रही है तो पहले समय में ये 90 भाव यानी कह सकते हैं कि आपका पहली राशि अपनी 9वीं राशि जो धनु राशि उसका फल देगा और फिर मीन राशि का ये फल देगा। ठीक है, आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का 10वां परंतु महत्वपूर्ण सूत्र पर अब हम विचार करना है। ध्यान रखें, अगर कोई ग्रह जिस राशि में बैठता है, आज का सूत्र यही है, अगर कोई ग्रह जिस राशि में बैठता है तो उस राशिपति के मूल व्यवहार में वो परिवर्तन लाने का कार्य करता है। यही 10वां सूत्र है आज का। इसे उदाहरण के द्वारा सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, अब मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न जो मेष है और मेष राशि है उसका जो मालिक हुआ वो मंगल ग्रह हुआ। अब मंगल ग्रह मान लीजिए अपनी मूल जगह पर या अपनी राशि में नहीं बैठा है। मान लेते हैं कि मंगल ग्रह आपका सुख भाव में आकर बैठ गया। क्लियर? अब राहु जो है वो आपका वो लग्न में आकर बैठ गया। अब होगा क्या?
होगा इससे ये, देखिए मंगल का मूल स्वभाव है उग्रता, पराक्रम, परंतु अब मंगल की राशि में राहु जाकर बैठ गया, और राहु किसके समान फल देता है? शनि के समान फल देता है, ठीक है। केतु जो है वो मंगल के समान फल देता है, लेकिन मंगल की मूल राशि में यानी मेष राशि में आपका राहु जाकर बैठ गया। राहु का कार्य होता है भ्रम उत्पन्न करना, ठीक है, भ्रम उत्पन्न करना होता है, मति को भ्रमित करना, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना है, जबकि ये मंगल का मूल स्वभाव तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मंगल क्योंकि अपने स्थान पर नहीं बैठा है, यहाँ पर राहु बैठ गया है, तो मंगल का जो मंगल चूंकि पराक्रम का कारक है, अब पराक्रम व्यक्ति में होना चाहिए था, लेकिन अब मंगल की राशि में इसने परिवर्तन लाने का कार्य कर दिया। आप इसे प्रैक्टिकली चेक करें और कमेंट्स के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि ध्यान रखें, कुंडली में राहु जो है ठीक वैसा ही फल देगा जैसा शनि आपकी कुंडली में है। राहु कैसा फल देगा? यानी जैसा शनि आपके कुंडली में है वैसा ही राहु फल देता है। यानी आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो राहु जो है आपकी कुंडली में शुभ फल देगा, ठीक है। तो क्योंकि राहु को शनि की छाया के रूप में माना गया है, यानी शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो इसका मतलब है कि राहु भी आपकी कुंडली में अच्छा ही फल देगा। हालांकि कोई भी ग्रह अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, ये हमें समझना होगा। इसके अलावा अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा है या कारक ग्रह कह सकते हैं, तो आपकी कुंडली का केतु ग्रह भी कारक ग्रह ही होगा। यानी केतु को मंगल की छाया के रूप में माना गया है, यानी मंगल अच्छा फल दे रहा है आपकी कुंडली में तो केतु भी आपकी कुंडली में अच्छा ही फल देगा। परंतु फिर वही बात की ध्यान रखें कि राहु और केतु अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। कोई भी ग्रह हो वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, यानी उससे संबंधित कुछ ना कुछ वो फल तो देगा। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा अगला सूत्र तो मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन एक विचार है और जो कि सभी को जानना आवश्यक है। ध्यान रखें, कई बार आपने एक समस्या सुनी होगी कि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक अड़चने आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, तो इसका निदान क्या है? देखिए कि मैं केवल सूत्र के द्वारा नहीं, केवल एक विचार के द्वारा आपको बताना चाह रहा हूँ। केवल ये कुंडली में वैवाहिक दोषों का सबसे बड़ा कारण होता है मांगलिक दोष होना। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी में अड़चने आती हैं। इसके अलावा उसका गुरु देखा जाता है, यहाँ पर गुरु अगर दोषपूर्ण है या फिर शुक्र दोषपूर्ण है तो, या फिर चंद्र, ठीक है, या फिर मंगल, इनमें अगर दोष है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अड़चने आती हैं। हालांकि इसके अनेक समाधान अलग अलग ज्योतिषियों के द्वारा समय समय पर दिए जाते रहे, लेकिन मैं अपने तरफ से यानी ये मेरा ही खुद का नहीं है, हालांकि ये ध्यान रखें क्योंकि सभी ज्योतिषियों के द्वारा अनुभव किया गया है और प्रैक्टिकल है। अगर किसी की शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो ऐसी स्थिति में यदि वह गुरुवार को नहाते वक्त एक चुटकी हल्दी डालकर अगर वो नहाएगा तो उसके विवाह के लिए जो संबंध है वो आने लग जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और साथ साथ उसका विवाह जो जल्दी से जल्दी हो जाता है। परंतु ध्यान रखें, यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है समय पर मुमकिन है। आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं, कर सकते हैं, और आपका क्या अनुभव है वो विचार के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि राहु कन्या राशि में जाकर बैठ जाए, ध्यान रखें, यदि राहु कन्या राशि जो कि बुध की राशि है यहाँ पर आकर बैठ जाता है, या बुध के साथ किसी प्रकार का दृष्टि संबंध बना लेता है, या बुध की राशि में बैठा हो, या बुध की राशि कन्या राशि में बैठा हो, या कन्या राशि पर दृष्टि डाल रहा हो, या बुध के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में राहु जो है हमें अशुभ परिणाम ज़्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है अपनी राशि कन्या राशि को मानता है। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारियों से लाभान्वित अवश्य हो रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से भी हमें बताएं।